कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है लेकिन पार्लियामेंट नहीं चल रही, और 3 दिनों से तो बिल्कुल ही नहीं चल रही। और जो हल्ला हंगामा इस वक्त चल रहा है, जो सड़कों पे जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा आपके देश की पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। आपने पिछले 2 दिनों में ये देखा, लोग एक दूसरे को गुंडा कह रहे हैं, कोई राजा कह रहा है, कोई तमाशा कह रहा है, घटिया राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और कौन क्या कर रहा है ये तो हम बात करेंगे ही। आज प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के भाषण का जवाब भी देना था, लेकिन इतना हंगामा हुआ कि सदन लोकसभा को कल के लिए स्थगित कर देना पड़ा, तो आज उनका भाषण भी नहीं हो पाया। और कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि इन्होंने राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया और हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे। और सीधी सी बात यह है कि यह मामला हो गया है अब पर्सनल दोनों पक्षों के बीच में। और इसकी शुरुआत सीधे तौर पर राहुल गांधी ने की, जो बातें उन्होंने कल बाहर निकल कर कहीं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया तो मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो गए, और उसकी वजह जो उन्होंने बताई वो जिस स्तर तक गए, फिर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। तो आज बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे वो लेकर के आए बहुत सारी किताबें, और उन्होंने उसमें से कोट करना शुरू किया कि इस किताब में क्या लिखा है नेहरू जी के बारे में, इसमें क्या लिखा है इंदिरा जी के बारे में। वो सारी बातें बताने लायक नहीं है, लेकिन वो तो आपके हाउस में बताई जा चुकी है। लोकसभा में वो कोट कर रहे थे, ये भी झगड़े का विषय बन गया कि ये बोल रहे हैं इनको बोलने की अनुमति है, ये किताब कोट कर रहे हैं। राहुल गांधी किताब ऑथेंटिकेट करने के बाद कोट नहीं कर सकते हैं। वो बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था चाइना के साथ लद्दाख में बॉर्डर पर, जब और उस वक्त आर्मी चीफ की क्या बातचीत हो रही थी यहाँ रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से। तो अब जैसा मैंने आपसे कहा, ये बिल्कुल पर्सनल बैटल बन गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश शुक्ला जी हैं। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं। आपकी तो आंखों देखी होगी सारी है, ये तो अलग लेवल पर चला गया मामला। हाँ सर, बाहर अंदर और बाहर दोनों चीज़ें को देखें। बाहर जो हुआ राहुल गांधी और अनित बिट्टू के बीच, और अंदर जो हाउस में निशिकांत दुबे जैसे जो बोल रहे थे और जिस वजह से बोलना पड़ रहा था, भाई कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है, बार बार उस बात को समझाया जा रहा है। तो निशिकांत दुबे बेसिकली उसी रूप में रिएक्ट कर रहे थे कि अगर आपको अप्रकाशित किताब का हवाला देना है और उस तरह की बात कहनी है तो मैं फिर प्रकाशित किताब लेके आ रहा हूँ, और जो भारत में प्रकाशित है उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकायदा वो सारी पुस्तकें लेके आए हुए थे। जब वहाँ पे नहीं बोलना दिया गया तो बाहर आके जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब बाइट दे रहे थे, मीडिया बाइट, तो वहाँ भी सारी पुस्तकों का जखीरा उनके पास था कि भाई ऐसी किताब का राहुल गांधी हवाला दे रहे हैं, जिद उस पर अड़े हुए हैं कि जो छपी ही नहीं, तो मैं तो छपी हुई पुस्तक लेके आया हूँ। हालांकि वो आज बुक लेके आए थे, उनको पता नहीं कहाँ से मिली वो बुक, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल नरवणे की किताब। वो किताब लेके आए और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आज अगर हाउस में आएंगे तो मैं किताब उन्हें दूंगा। ये किताब पुस्तक के बारे में स्थिति सौरभ ये है कि पुस्तक छपने के बाद, क्योंकि डिफेंस आर्मी चीफ की पुस्तक थी, तो ऐसे में डिफेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल ज़रूरी था। जिस प्रकाशन ने उस पुस्तक को छापा, पुस्तक छापने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया। अब डिफेंस मिनिस्ट्री का जब तक उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया, वो पुस्तक बाहर नहीं आ सकती। वो पुस्तक आप मार्केट में या लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कर सकते। और डिफेंस मिनिस्ट्री के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन अगर कुछ भी जाके लिख दें तो डिफेंस मिनिस्ट्री उस बात की चिंता करेगी ना कि भाई उसमें से कौन सी बातें संवेदनशील है, परमिशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हमारे फौज के मोराल पे क्या असर पड़ेगा, देश के लोगों पे क्या असर पड़ेगा। इन सारे पहलुओं पे तो विचार होते हैं। और ये प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ के बारे में ही है। ये कोई भी वहाँ पे अगर पुस्तक लिखता है तो वो उस बात को वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री में आपको इन्फॉर्म करना होता है, परमिशन लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन आने के बाद आप लिखते हैं। क्योंकि पद पे रहने के बाद आप इतनी सारी संवेदनशील चीज़ें जानते हैं, अब उसके बारे में भी लिखना कोई आर्मी चीफ शुरू कर दे तो आप अपने जो डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में आप बताना शुरू बात वहां तक भी रहती तो ठीक थी। उसके बाद जो ये निजी टिप्पणियां होना शुरू हुई हैं, आज जो हुआ है, ये तो मतलब मेरे पास कोई बेहतर वक्त शब्द नहीं है सर। गंदगी हो रही है इस वक्त, इस वक्त गंदगी फैल रही है। और 2-3 चीजें और बता दूं बस, में अपडेट आपको पूरा ही मिल जाएगा आज का। सुबह अब व्यवहार, अब राहुल जी को पता नहीं क्या हो गया। राहुल गांधी गेट पे खड़े हैं पार्लियामेंट की द्वार पे, और उनके साथ वो जो सस्पेंडेड सांसद थे वो थे। इधर से रवनीत बिट्टू आए, पूर्व कांग्रेसी हैं, अब इधर मंत्री हो गए आकर के। तो उनको बोला था हियर कम्स माय ट्रेटर फ्रेंड, मेरे गद्दार दोस्त आ रहे हैं। फिर हाथ मिलाया तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे गद्दार कह रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। अब उसको बीजेपी ने इतना बड़ा इशू बना दिया। बीजेपी के जितने सिख नेता हैं सब मोर्चा निकाल रहे हैं दिल्ली के अंदर, सब बयान दे रहे हैं कि ये एक
सिख को इन्होंने गद्दार कह दिया। लेकिन जिस तरह से सौरभ हुआ वो वाकई बड़ा इशू अजीबोगरीब है। बात। नेता प्रतिपक्ष वो भारत सरकार के मंत्री को ट्रोलर की जो भाषा होती है उस भाषा में बोल रहे हैं, बाकी नेता भी वहां से जा रहे हैं, ये भी चले जाते चुपचाप, अब वो बोलने की जरूरत नहीं थी। अब आप मुझे बताइए इसमें किसको गलत मानते हैं आप? राहुल गांधी को ना बोलने देने से शुरू हुई बात, अब प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज तक, और इधर फिर नेहरू जी और इंदिरा जी तक पर्सनल बातें बीजेपी के सांसद कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है, और इसलिए शायद आपने मुझे बुलाया भी है, तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि संसद की एक गरिमा होती है, और संसदीय राजनीति में जो संसद है, संसद प्रामाणिकता का सदन माना जाता है, सर्वोच्च सूचना का सदन माना जाता है, और विमर्श का उससे बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता, विमर्श का कोई सदन उससे नहीं हो सकता। ये जो पार्लियामेंट शब्द है ना, मैं एक टीचर की भूमिका में बता दूं, पार्लियामेंट आता है पार्लर से, और पार्लर का मतलब होता है विमर्श और बातचीत। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अगर संसद में कुछ भी कहा जाए जो कम से कम रिकॉर्ड पे होता है, वो प्रामाणिकता से कही जानी चाहिए। राहुल गांधी के पास जो भी इंफॉर्मेशन था या जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको, वो डिफेंस की अपनी कमिटीज़ भी होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी होती हैं, अगर वो देश के सुरक्षा के लिए ज़्यादा चिंतित हैं तो सुरक्षा के मद्देनजर एलओपी के माध्यम के, एलओपी होने के नाते उनका एक कर्तव्य है, और उसको वो अलग अलग सदनों में, अलग अलग जो फोरम्स हैं उन पर उठा सकते थे। लेकिन मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा किसी, अब हुआ ये कि उसका एक चेन रिएक्शन हो गया। जहां तक निशिकांत दुबे जी का सवाल है, निशिकांत दुबे मैं देख रहा था, निशिकांत दुबे जी ने भी मर्यादाओं को लांघा है। ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे मर्यादा से बहुत बंधे हुए हैं और राहुल गांधी मर्यादा तोड़, दोनों ने मर्यादाओं को तोड़ा है, और दोनों से संसद जो है शर्मसार हुई है। इसमें किसी एक को हम ये नहीं कह सकते क्लीन चिट दे रहे हैं और किसी को, अगर बीजेपी वालों ने तब किया कि जब राहुल गांधी ने कल प्राइम मिनिस्टर को कॉम्प्रोमाइज बताया, मैं ये तो कह ये रहा हूं। उसका जवाब था। सर ये देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं आपको मर्यादाओं का तो पालन आप करना कह रहे हैं, पड़ेगा। हाँ। एक उसके बाद रही कई जो असर कसर जो रह गई, वो राहुल गांधी जी ने संसद के बाहर जिस प्रकार का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, वो खासकर आप ये समझिए कि एलओपी कोई छोटा पद नहीं होता है। उस पद की का एक आचरण है, उस पद की एक गरिमा है। उस गरिमा के साथ राहुल गांधी को अगर नहीं व्यवहार कर सकते तो उनको एलओपी होने का भी अधिकार नहीं है, उनको एलओपी भी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जिस पद पर जाते हैं उसकी मैच्योरिटी से, उसके डेफ्टनेस से आप बातें करते हैं। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी एलओपी के पद की मर्यादा नहीं मेंटेन नहीं कर रहे, और बीजेपी भी जो बदले में कर रही है वो भी मर्यादा गिरा रही है, वो भी मर्यादा के रूप में नहीं है। अब संसदीय एक बात और कह दूं, संसदीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जनता ने बैकस्ट्रीट ड्राइविंग कहते हैं इसको, 5 साल के लिए सत्ता पक्ष को उन्होंने ये दे दिया कि भाई आप जो है आप देश चलाइए। इनको उनकी कमियां निकालने का हक है, पर कमियों को निकालने का भी एक तरीका होता है। एक लास्ट बात आपको कह दूं कि अंग्रेजी में कहावत है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट मेन डू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द काइंड ऑफ मेन डू व्हाट दे डू। किस प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके क्रियाकलापों से आगे के लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का भी मार्ग बिल्कुल सही दुरुस्त होता है। और आज एक और तस्वीर आई ऐसी, मैंने तो कभी नहीं देखा, देवेंद्र ज्यादा बताएंगे, सर ज्यादा बताएंगे। स्पीकर के ऑफिस में इधर 10 लोग, इधर 10 लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, और चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। वो वीडियो आप दिन में आपने देखा होगा इंडिया टीवी के ऊपर। स्पीकर बैठे हैं, मतलब कह रहे हैं क्या स्पीकर के चेंबर में सही, आज आप ही शायद सुबह कह रहे थे, कोई और कह रहा था कि स्पीकर के चेंबर में लोग झगड़े निपटाने जाते हैं, वहां जाकर कोई विवाद हो तो खत्म करने के लिए जाया जाता है, और वहां जाकर के ऐसे हो रहा था, मतलब जैसे लिटरली एक दूसरे का गला पकड़ लेंगे। ये हालत अभी तक पिछले, मतलब 2014 से 16 में हम आ गए, ये 11.5-12 साल में मैंने इतनी गिरी हुई स्थिति या दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में संबंध इतने खराब, इतने डाउन लेवल पर मैंने अभी तक तो नहीं देखे थे सर, जहां आज पहुंचे। सौरभ भाई, जो संसद का पूरा परिसर होता है ना, बाउंड्री सहित, उस परिसर के अंदर प्रधानमंत्री से ऊपर यदि कोई होता है वो होता है स्पीकर। मतलब उस परिसर के अंदर प्रधानमंत्री भी स्पीकर की मर्यादा बचाते हुए चलते हैं। तो जिस परिसर में प्रधानमंत्री स्पीकर की मर्यादा बचाते हैं, वहाँ हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है स्पीकर की मर्यादा बचा के चलने की। अब अपने यहाँ क्या है कि मर्यादा कहाँ तक पहुँच चुकी है, इसके लिए आप जगदीप धनखड़ जी के कालखंड को देखिए। कल्याण बनर्जी जी बाहर उनकी मिमिक्री निकाल रहे थे और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे। तो अपने यहाँ क्या है ना कि चाहे राज्यसभा के उपसभापति का मामला हो, चाहे लोकसभा के सभापति का मामला हो, एक उपहास बना दिया कि उस मर्यादित पद को एक उपहास का कारण बना। टेबलों पे चढ़ के कागज फाड़ के फेंके गए हैं इसके पहले भी
देवेंद्र जी भी थे, इसके पहले भी 2004 से 14 का कालखंड था। 2004 से 9 के कालखंड में जो सबसे ज़्यादा बाहुबली सांसद थे वो आरजेडी के सांसद थे। अच्छा, आरजेडी के सांसद बांस समेट के आते थे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को धमकाने के लिए, प्रत्यक्ष आप देखिए उसमें। अच्छा। बांस समेट के आते यूपीए सरकार में? यूपीए सरकार, यूपीए 1 में। लेकिन वो भी जहाँ पे उनकी पूरी कमेटी बैठती है, स्पीकर के नीचे जो एक राउंड टेबल होता है वहाँ बैठते, वहाँ से वो वापस चले जाते थे। अच्छा, तो इतनी मर्यादा थी कि हमें वो 10 फलनांग को बचा के चलना है। विवाद होता था उस समय भी। उस समय तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जबरदस्त यदि कोई है तो बिहार के सांसद आरजेडी के। लेकिन इतनी उपहास नहीं उड़ाया जाता था या इतना मर्यादा जो स्पीकर या राज्यसभा या लोकसभा दोनों का कभी ख़त्म होते हमने नहीं देखा। इसके लिए कौन आप अब जो हो रहा है इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? राहुल गांधी का बिहेवियर एज लीडर ऑफ अपोजिशन, देखिए जो लोग या सत्ता पक्ष की भी कोई जिद है जिसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए विपक्ष जो है वो अपने आप को, मतलब कहना चाहिए अपने आरोपों को, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी में जा चुका है और किसी भी हद तक जा सकता है। देखिए जब राजनीतिक लड़ाई होती है सौरभ जी, तो राजनीतिक लड़ाई कभी तथ्यों पे नहीं लड़ी जाती, राजनीतिक लड़ाई हमेशा तर्कों पे लड़ी जाती है। राजनीतिक लड़ाई का फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। नहीं, तर्क पे लड़ी जाती है। फैक्ट होता है उसके ताना बाना राजनीतिक तर्कों का। लड़ाई में तथ्य वही लिया जाता है जो उसको सूट करता है। ठीक है। जैसे नरवणे जी की किताब ली, तो नरवणे जी की किताब में राहुल गांधी जी ने वही फैक्ट लिया जो उनको सूट करता है। सही बात। उसमें योगेश जोशी जी का या नरवणे जी के आगे जो उन्होंने लिखा या पीछे जो उन्होंने लिया वो नहीं लिया उन्होंने। तो देखिए राजनीतिक लड़ाई में हम तथ्य क्या लेंगे जो हमको सूट करेगा और तर्क क्या लेंगे जो हमको सूट करेगा। तो राजनीतिक लड़ाई कभी भी आप देखेंगे हमेशा तर्क पे होती है। नहीं, अब तर्क पे भी कह रहा हूं, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ो, तर्क पे तो तब आओगे ना जब बहस होगी। यहां तो बहस तो दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देती। आज यूएस ट्रेड डील से बड़ा क्या सब्जेक्ट हो सकता है पिछले 2 दिनों में, मुझे बताइए। आज लोकसभा में पीयूष गोयल का स्टेटमेंट कैसे हो पाया है वो देखने वाली बात थी। पीछे इतना शोर हो रहा था, वो अपना स्टेटमेंट पढ़ के चले गए। राज्यसभा में शायद थोड़ी शांति से हो पाया होगा। मतलब इससे बड़ा अच्छा, इसमें आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है ऑपोजिशन के पास, क्योंकि उसकी डिटेल्स सामने नहीं है। आप 100 सवाल पूछ सकते हो, इसी पे घेर लेते सरकार को। मैं कह रहा हूं यही इस पे बात कर लेते। सौरभ जी आपको ये बताऊं कि हो सकता है, संभवतः यही होगा, क्योंकि विपक्ष को यह भी लग सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इंडो यूएस ट्रेड डील की सकारात्मकता को लेकर इतनी अच्छी आगे बढ़ जाए तो उसको डिरेल करने की भी यह साजिश हो सकती है। और उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हमने देखा, अब ये जो तथ्य और तर्क की बात चल रही है, क्योंकि आप देखिए आज प्रधानमंत्री के भाषण को स्थगित कर देना, इससे ज्यादा शर्मसार और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो तो आप देखिए, वो जब भी बोलेंगे तो हंगामा ही होगा। और पहले भी कई मर्तबा हो चुका है, जो वो बोल रहे होते हैं उनको शांति से नहीं बोलने दिया जाता। यही तो सबसे बड़ी बात। अरे ट्रेड डील पर कांग्रेस ने गजब ही लॉजिक दे दिया। कांग्रेस ने ये कहा है कि ये ट्रंप ने ये कहा कि मोदी जी के आग्रह पर हमने ये ट्रेड डील कर दी, तो मोदी जी ने जानबूझ के आग्रह करके ट्रेड डील करवाई ताकि राहुल गांधी जो है जनरल नरवले वाला प्रकरण लोकसभा में ना बोल पाए। अब आप सोचिए, मतलब कितनी सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो अपने आप को। और राहुल गांधी के हिसाब से अगर आप देखें तो न सिर्फ इस बात को वो कह रहे हैं, वो मानते भी होंगे, अंदर खाने भी वो मानते होंगे कि हाँ ऐसा ही मेरी वजह से इन्होंने ये करवा लिया। इस तरह की चीजें वो बहुत ज्यादा करते हैं। और जैसे जिस बात को कहना, जिसका आप जीरोक्स लेके आए हो हाउस में, आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो बोलने वाला नहीं था क्योंकि तेजस्वी सूर्या ने ऐसा कह दिया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जीरोक्स लेके हाउस में आए थे ना पूरी कॉपी, तो आपको तो बोलना ही तो बोलना था। दूसरी चीज़ कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया और जैसे उनको ये समझ में आया कि राजनाथ जी उठ के खड़े हुए रक्षा मंत्री और उन्होंने रिएक्ट किया, उसके बाद राहुल गांधी को ये समझ में आ गया कि इससे तो ये लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। उसके बाद उस लाइन को उन्होंने पकड़ लिया। अन्यथा अगर वो चाहते तो जो बातें उस पुस्तक में लिखी गई हैं उसको सवाल के संदर्भ में तो पूछ ही सकते थे। एक एक करके पूछते ही क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है। उसके बाद आखिर में जोड़ देते कि ये सारी बातें तो पूर्व आर्मी चीफ ने अपनी पुस्तक में कही है। लेकिन उनको वही मजा लेना था, क्योंकि जैसे सौरभ हाउस की कार्रवाई बाधित हो रही थी, मतलब स्थगित हो जा रही थी बाधित होने के बाद, तो उसके बाद मजे लेते हुए बाकी दूसरे सांसदों से
इस भाव हम लोग तो ऊपर थे तो एग्जैक्ट सब नहीं आ रहा था, बट ये समझ में आ रहा था कि पूछ रहे हैं कि कैसा रहा, मजा है कि नहीं आया, हंस के। मतलब वो इसको परफॉर्मेंस की तरह ले रहे थे, नेचुरली मतलब पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के तौर पे ले रहे थे कि हाँ मैं इसमें सरकार को असहज कर रहा हूँ और सरकार को ऐसी चीज पे घेर रहा हूँ जहाँ पे सरकार बेचैन हो रही है। जितनी बार सरकार रिएक्ट कर रही होगी उनको लग रहा जितनी होगा बार रिएक्ट हो रही, हाँ वो एकदम हंस के, और जैसे ही कार्रवाई स्थगित होती थी तो फिर उस बात को वो कहते थे, अब उसको उन्होंने पकड़ लिया। दूसरा, जैसे अपोजिशन में ऑलरेडी आप क्योंकि सत्ता से दूर रहते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है। लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि अपने नेताओं के फ्रस्ट्रेशन को आप चैनलाइज करें, कि प्रोटेस्ट हो, जोरदार हो, बड़े सवाल खड़े किए जाएं, धरना प्रदर्शन हो, लेकिन वो चैनलाइज होना चाहिए, वो डिस्ट्रप्टिव नहीं हो जाना चाहिए कि अगली हो जाए। राहुल गांधी क्योंकि खुद ही अपने फ्रस्ट्रेशन को ऐसा लगता है कि राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन को काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे क्या करेंगे। मैं इस आधार पर सर इस बात को कह रहा हूँ, और बार बार मैं कहूँगा कि रवनीत बिट्टू के साथ जो उन्होंने किया, ये बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के हो ही नहीं सकता। वो तो सेल्फ गोल है। आप ये इस फ्रस्ट्रेशन में सर सेल्फ गोल में भी ना, सेल्फ गोल में भी बॉल आती है तो टच करके निकल जाए तो गोल, सुने तो गलती से पैर लग जाए या आप किक मारेंगे तो बॉल अंदर जाएगी। ये तो हाथ में बॉल लेके दौड़ दिए गोल पोस्ट के अंदर कि नहीं हम यही गोल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक मंत्री को गद्दार कहना और भूल गए कि वो पंजाब से आता है, और किस बात के लिए, और उसकी फैमिली को भूल गए, जिस बेन सिंह जिसके दादा जिनको आतंकवादियों ने मारा उसको तुम गद्दार किसी भी सेंस में कहा हो, लेकिन यही तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि कहां ले उड़ेंगे इसको। ये ऐसा सेल्फ गोल है और जानबूझ के किया गया सेल्फ गोल। मैं तो यही कहूंगा, आप देखिए उसका प्रत्युत्तर क्या है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदर्शन करने की क्षमता है, कांग्रेस के पास न संगठन है न क्षमता है, कुछ हवा में लटकते हुए लीडर्स हैं। अब आज देखिए कि दिल्ली में क्या प्रदर्शन हो रहा है। अभी जब हम बात कर रहे थे पूरे दिल्ली में, अब उसको भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से बनाया है, इस प्रकार से, क्योंकि आप समझिए सिख समुदाय के प्रति संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी रही है, और सिख समुदाय एक बहुत बड़ी कमजोरी से ग्रसित रहा है, खास करके गांधी परिवार की तरफ 1984 के बाद से। अब ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि राहुल गांधी अब क्षमा मांगते हैं आपको हर जगह। क्या तैयारी इस इशू को कहां तक ले जाने की बीजेपी की? निश्चित तौर पर पंजाब में इसको, इस अभियान को बड़ा किया जाएगा, और लोकल लेवल तक पे इसकी राहुल गांधी ने किस प्रकार से इस प्रकार की बात कही है। और बेअंत सिंह, शहीद बेअंत सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जो इज्जत है, और उस रूप में उनके पौत्र को इस बात के लिए कहना कि ये गद्दार है, जबकि रवनीत बिट्टू के हिसाब से सौरभ देखें तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी की लीडरशिप से निराश होकर वो बाहर आए हुए हैं। क्यों, मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ कि 14 में वो सांसद थे, 19 में सांसद थे, 2009 में वो सांसद थे, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा जीते थे, और 24 में जब बीजेपी वो आ रहे थे तो बीजेपी के एक बड़े नेता से जब उन्होंने इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा भी कि तुम तो कांग्रेस की राजनीति करते हो, पंजाब में बीजेपी का भी कुछ वैसा है नहीं, तुम बार बार वहाँ पे सांसद बन रहे हो, फिर क्यों छोड़ के बीजेपी आना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा पॉलिटिकली। और तब भी रवनीत बिट्टू ने कहा कि मैं सांसद बनूं या ना बनूं फर्क नहीं पड़ता, मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। और आप देखें तो रवनीत बिट्टू का, कांग्रेस का भी कैरियर उठा के अगर आप देखें तो नेशनल इंटरेस्ट की जो बात होती थी हमेशा उन्होंने देशभक्ति वाले लाइन को पकड़े रखा, और यही वजह उन्होंने बताई कि इस मुद्दे के चलते मैं छोड़ रहा हूं कि आदमी विदेश में जाते हैं और देश का अपमान करते हैं, मैं राहुल गांधी के साथ नहीं रह सकता। कुछ कभी आज मौका मिला किसी कांग्रेस के सांसद से पूछने का कि भाई क्या हुआ ये? वो जैसे उनसे बात की जा रही थी ना, तो रिकॉर्ड पे तो उनकी जिम्मेदारी है कि क्योंकि राहुल गांधी रिकॉर्ड पे आके ये सब कुछ कर चुके हैं तो उनको डिफेंड करना ही करना है। जैसे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कीजिए तो वो कह रहे हैं कि ये एकदम गैर जरूरी था, इसका कोई मतलब नहीं था, हम किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहाँ आपने पहुंचा दिया पूरे इशू को। जो प्रोटेस्ट में जो होर्डिंग लगा हुआ था, बैनर लेके जो बैठे थे, उसमें था नरवणे की पुस्तक का और एप्स्टीन फाइल का। वहाँ पे रवनीत बिट्टू अचानक दिख जा रहे हैं, आप इस तरह से रिएक्ट कर जा रहे हो, तो उनको तो एकदम से समझ में आ रहा है ना कि तो सेल्फ गोल आपने कर लिया। पंजाब के जो सांसद हैं जो मजबूरी में राहुल गांधी को रिकॉर्ड पे डिफेंड कर रहे हैं, वो भी अनकंफर्टेबल हैं कि एकदम से गैर जरूरी बहस थी, गैर जरूरी विवाद था जिसको आपने क्रिएट किया। ये एप्स्टीन वाला ही जो है, मान लो राहुल गांधी वो जो बार बार जिस जगह वो ले जाना चाह रहे हैं, सब समझ रहे हैं उस बात को, बीजेपी उस पर खुलकर क्लैरिफिकेशन दे चुकी है, बोल चुकी है कि इसमें कांग्रेस जो है वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर या एडिट करके दिखाने की कोशिश कर रही है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी को उसको डिफेंड करने में, लेकिन जहां राहुल गांधी उसको ले जाना चाहते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। और मुझे लग रहा है आज जो ये ऋषिकांत दुबे ने किया है, ये बदला एक्चुअली उसी चीज़ का है। ये सौरभ होता क्या है, जैसे पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग होती है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो मैनेजर्स जिसे कहा जाए कि हाउस को चलाना, उसके लिए जो मैनेज करने का काम करना होता है, तो कई बार जैसे हाउस में तलखी दिखती है, फिर बाहर आके जब बैठते हैं स्पीकर के यहाँ या अलग लेवल पे अगर बैठे हैं तो फिर उसमें एक तरह से पॉलिटिकल गिव एंड टेक इस रूप में होता है कि चलिए आप अपने इस इशू को उठा लिए, हम इसको ये करते हैं। इस तरह की जब अगली तस्वीर आती है तो उसमें ये चेतावनी इधर से दी गई थी
अच्छा। कि अगर आप अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देकर इस तरह से विरोध करेंगे और इस तरह से हंगामा करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे, तो प्रकाशित पुस्तक लेके हमारे सांसद भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस बात को समझिए। अपोजिशन के लोग इस बात को, क्योंकि राहुल गांधी तो समझने वालों में से है नहीं और उनको कोई नेता समझा दे वो और नहीं समझते हैं, तो बार बार ये मैसेज देने के बाद कि भाई हाउस चलाना जिम्मेदारी है ना, और आप अगर एकदम से नीचे जाएंगे तो बीजेपी को भी तो जाना ही पड़ेगा ना नीचे जवाब देने के लिए। तो ये कन्वे किया गया था कि भाई हाउस के जवाब दिया, और राष्ट्रपति का अभिभाषण पे जितने सवाल पूछना है, चाइना को लेकर भी सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ लीजिए। सर, लेकिन मुझे बीजेपी के साइड से भी समझ में नहीं आया, सत्ता पक्ष का भी रूल्स, चलिए रूल्स, स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि साहब नहीं आने से। ये मामला इतना बड़ा बनना चाहिए था क्या, नरवणे जी की किताब वाला? अगर राहुल गांधी कोर्ट कर देते, मान लीजिए करने देते, क्योंकि हमने प्रोग्राम कर दिया उस पर पूरा, उसमें था कि हमने सब बता दिया दर्शकों को राहुल गांधी क्या बताना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं तो कहता हूं बीजेपी को मौका मिलता, जब वो कहते राहुल गांधी कि आपने सेना प्रमुख के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी और कह दिया कि आपको जो उचित लगे आप करिए, आप समझिए, तो बीजेपी को तो उसका, जब बीजेपी के तो हाथ में लड्डू था, ये कहते कि यही फ्रीडम है, हमने अपनी सेना से कहा जैसे जवाब देना है दो, परवाह मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को रोक के उसको यहां तक आने दिया उस इशू को। क्या इसमें आपको लगता है कुछ गलती थी बीजेपी की? नहीं, देखो उसमें राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन है वो देखिए, प्रेजेंटेशन क्या है। राहुल गांधी उस पर फोकस कर रहे थे 2.25 घंटे को। राहुल गांधी उस पर नहीं जा रहे थे कि जो लास्ट में 10:30 बजे उनको आदेश दिया गया नरवणे जी को, वो फोकस कर रहे थे 8:15 से 10:15 के बीच के मामले को। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि सरकार निर्णय लेने में अक्षम थी और उसके चलते हालात इतने बिगड़ गए। देखिए प्रेजेंटेशन पे जाइए आप, वहाँ पे रोकना इसलिए उचित था, मैं भी मानता हूँ कि बोलने देना चाहिए, लेकिन बोलने के समय उनका प्रेजेंटेशन क्या था ये महत्वपूर्ण है। वो पूरी तरह से भारत में एक भ्रम का माहौल फैलाना चाहते थे। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि सरकार, देखिए जिसको आप मानते हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हमारी सरकार बहुत मजबूत है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आतंकवाद के मुद्दे पे भारत सरकार के बड़े कठोर निर्णय रहे हैं। वो ये प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि देखिए चाइना हमारे यहाँ अंदर घुसता चला आ रहा था और भारत सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी, और लास्ट में जो निर्णय हुआ वो सेना पे छोड़ दिया गया। वो पूरा पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन देखिए ना। मैं आपसे क्या बोलूं, बट मैं आपसे क्या बोलूं, इनके पास पूरा जवाब होगा उस चीज का। नहीं, जवाब होगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो बीच में डिफेंस रक्षा मंत्री राजनाथ जी का खड़े होना और गृह मंत्री का खड़े होकर जो उनको इस विषय पे रोकना, वो यही था। वो ये नहीं कह रहे थे कि आप क्या बोलें क्या ना बोलें। नहीं, वो तो एक टेक्निकल पॉइंट पे अटक गई ना बात कि भाई बुक पब्लिश नहीं है, आप नहीं बोल सकते। हाँ, तो वो पूरा मामला इसलिए था कि उस पब्लिश नहीं है इसलिए आप नहीं बोल सकते। वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो कहा जा रहा था वो तो एक तरीके से सरकार को नहीं, वो तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वो तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन वो उनको उस हद तक रोक करके क्या मैसेज गया? लोगों को लगा कि भाई अच्छा पता नहीं क्या बात थी इसमें ऐसी, पता नहीं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा था। क्योंकि सदन की कार्रवाई सौरभ रिकॉर्ड पे आ जाती है ना, तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सरकार को ये नहीं पता है कि ये चीज़ रिपोर्ट हो चुकी है, बाहर छप चुकी है, अभी हंगामा होगा, ये बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। मजेदार बात है कि वो जो चीज़ मीडिया में ऑलरेडी आ गई, भाई वो आर्टिकल कोट कर रहे थे ना, तो वो तो ऑलरेडी कुमार लोगों ने ढूंढ के पढ़ लिया उसको बाद में। सौरभ पता था, सरकार को भी पता है ये बात कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, लेकिन सदन की कार्यवाही तो सदन के नियमों के हिसाब से चलेगी ना। यदि उसके रिकॉर्ड में बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, थोड़े बीजेपी के लोग उस पर केस करने वाले हैं। देवेंद्र जी का जो कहना है, यदि उसके रिकॉर्ड में आ गया तो वो हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा ना। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में कोई भ्रामक चीज आ जाना वो संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा चलिए, क्या इसमें कुछ बिहाइंड द सीन्स कोई बातचीत हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि भाई ये मत करो, ये समझाया ये गया कि आप कैसे इस तरह की चीजों का हवाला दे सकते हैं? चाइना को लेकर अगर आपको अपनी बात कहनी है, जो भी सवाल पूछना हो या बात कहनी हो आप कहिए। लेकिन ऐसी पुस्तक जिसके आर्मी ने अभी क्लियर ही नहीं किया, जो छपी नहीं, उसमें कोई कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, क्या होगा, ये मैसेज सब समझाने की कोशिश की गई थी। तो, लेकिन वहां से एकदम से उनको, क्योंकि ये समझ में आ गया ना कि ये ऐसी चीज है जिस पे ये लोग रिएक्ट कर रहा है और इस पे मानेगा लोग नहीं है, और उनको डिसरप्शन चाहिए। एक अटेंशन सीकिंग पॉलिटिशियन के तौर पे आप देखें तो सब कुछ बहुत गुडी हो जाए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे कहीं कोई विवाद ना हो, कुछ ना हो, तो अपोजिशन के लिए उसमें क्या है? तो अपोजिशन तो उसमें अपना स्पेस यही क्रिएट करेगा ना कि कुछ ऐसा करो। कौन इन दोनों तरफ से कौन लोग हैं जो ऐसे मामलों में फिर टच में आते हैं? उसमें जिम्मेदारी ये रहती है कि
जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो विप हैं इधर से, वो अपोजिशन के लीडर को जाके मिलते हैं, समझाएंगे। राहुल गांधी के जो करीबी जैसे मणिकम टैगोर या इस तरह के जो भी नेता हैं उनको समझाने की कोशिश होगी, इश्यूज आप बताएंगे। वो तो खुद टेबल पे चढ़े हुए थे ये लोग। नहीं, वहाँ पे हाउस में करना अलग चीज़ होता है, लेकिन जैसे कल ही मणिकम टैगोर को मैंने वहाँ पे बाहर देखा कि बीजेपी के लोगों के साथ बहुत अच्छे से मिल रहे थे, और बीजेपी वाले लोग भी उनसे बहुत अच्छे से मिल रहे थे। वहाँ पता है ना कि जब आपको पॉलिटिक्स करनी है तो वो करनी है, वो राहुल गांधी की तरह नहीं कि मगर गेट पे ट्रेटर बोल रहे हो, गद्दार बोल रहे हो आप। ये एकदम से शॉकिंग था। और इस तरह की टेंडेंसी जब हो तो जो फ्लोर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, जैसे बहुत टर्म आप सुनते होंगे फ्लोर मैनेजमेंट और क्या होता है, सरकार यही रीच आउट करती है कि अगर सदन में बहुत ज़्यादा व्यवधान हो तो फिर बाहर बैक चैनल रीच आउट किया जाता है, समझाया जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, क्या बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सौरभ बैठक होती है तो उसमें तो सभी दलों के लोग होते हैं, उसमें बाकायदा टाइम अलॉट किया जाता है कि हाँ किस इशू को कब लेना है, किस तारीख पे लेना है, कितने घंटे मुकर्रर किए जाने हैं, किस दल को कितना समय मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक व्यवस्था के तहत चलती हैं। लेकिन अगर माइंडसेट इस रूप में आ जाए, और निशिकांत दुबे का जवाब था वो उसी रूप में था कि अगर आप इस हद तक जाओगे तो हम लोग भी उसी हद तक जाएंगे। वो पूरा ग्रीन सिग्नल के साथ था, लेकिन करो तुम अब। निशिकांत दुबे मुझे नहीं लगता कि ऊपर से ये ग्रीन सिग्नल होगा, बट अगर आप बोल रहे हैं तो उनको भी पता है, जैसे ऊपर ये सेंस तो मिल ही रहा होगा ना कि एकदम से फ्रस्ट्रेशन ऊपर भी होगा कि भाई क्या कर रहे हो आप। तो हमारे सांसद भी अगर कुछ करेंगे तो करेंगे। हाँ, अपोजिशन के लोग जब स्पीकर से मिले तो वही ये सवाल जरूर खड़ा कर रहे थे कि जब निशिकांत जी बोल रहे थे तो इनका माइक कैसे ऑन रहा है, जबकि चेयर वो रोक रही थी उनको, मत बोलिए। हाँ, लेकिन माइक नहीं बंद किया गया, लेकिन माइक बंद नहीं हुआ था। बात तो सही है। लेकिन फिर वो बाहर आके उन्होंने बोला, निशिकांत दुबे ने बोला कि मैं तो जो बोल रहा हूँ ये तो किताब में लिखा है और किताब पब्लिश्ड भी है। इसमें तो कुछ किताबें कांग्रेस सरकार ने बैन की भारत के अंदर, लेकिन वो बैन के बावजूद प्रकाशित तो हुई, तो पब्लिक में तो है, तो मैं तो वो उस किताब से बोल रहा हूँ। राहुल गांधी अनपब्लिश्ड सोर्स से बोलना चाह रहे हैं, अंतर ये है। तो वो अपनी बात को ऐसे ही डिफेंड। सर मुझे पहले बताइए, आपको क्या लगता है, राहुल, जैसे एक बात क्लियर है, राहुल गांधी जिद्दी है। ये राहुल गांधी को जानने वाले जिस भी आदमी से मैंने पूछा वो यही कहता है कि उनके एक बार इस आदमी के मन में जो आ गया, फिर आप बड़ा मुश्किल है उनका माइंड चेंज कर पाना। लेकिन जैसे ये इश्यूज हैं, आदमी 2-4 सलाहकारों से तो बात करता ही है ना कि भाई ये मामला कहाँ तक ले जाना है, कल फिर यही करना है क्या, अब इसको इसी को मुद्दा बना लें क्या, या आपको लगता है कि ये राहुल गांधी की मन वो खुद ही तय करते हैं? नहीं, राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता अभी तक जिस तरीके के इशू आए हैं कि राहुल गांधी कुछ निर्णय लेते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के दिमाग में बिठा दिया जाता है। जैसे आप बोले जिद्दी हैं, तो उनके जो सलाहकार टोली है उनको पता है कि इस आदमी को ये चीज़ ब्रीफ कर दो, उसके बाद इसको छोड़ दो तो ये रॉकेट की तरह उड़ेगा। तो इसलिए उनके दिमाग में चीज़ ब्रीफ डाल दिया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। वो पूरे पार्लियामेंट में रॉकेट की तरह उड़ रहे। अब उनको ये नहीं पता कि इससे हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, हमारी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। फायदा हो रहा है उनको इससे? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए, ये आकलन करना जिस दिन राहुल गांधी शुरू कर देंगे उस दिन ना तो वो मिमिक्री का वीडियो बनाएंगे, ना बिट्टू के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और ना पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे उदाहरण रखेंगे जिसके बारे में उनको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर इनको हम नहीं बोल सकते। कोई फायदा हुआ है इनको ये सब करके, आपको लगता है? प्राइम मिनिस्टर की छवि पर फिर कोई दाग लगा पाए? ये कोशिश तो वही थी ना। नहीं, देखिए क्या है, ये तो काजल लेके घूमते हैं और काजल लेके घूमते हैं कि हमको इस बार तो निश्चित दाग लगा देना है, लेकिन फिर अपनी डिब्बी लेके वापस आ जाते हैं। तो ये लगातार आप देखिए कि 2014 से ये काजल की डिब्बी लिए घूम रहे, लेकिन एक भी दाग अभी तक नहीं लगा पाए। अब जिसका आपने एप स्टीम का बात किया, यही यूपीए गवर्नमेंट के समय पर कांग्रेस के सांसद और मंत्री सबके सामने ये तुर्रा मारा करते थे कि भाई प्रधानमंत्री गरिमामय पद होता है, इसलिए मनमोहन सिंह जी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो जब आप पहले ये बताते हैं कि गरिमामय पद है, तो क्या आज वो गरिमामय पद खत्म हो चुका है क्या? देखिए, दोनों में दो तरह की परिभाषाएं नहीं हो सकती कि आप सत्ता में रहिए तो प्रधानमंत्री का पद गरिमामय है, और जब आप विपक्ष में रहेंगे तो प्रधानमंत्री का पद गरिमामय नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद, चाहे मनमोहन सिंह जी बैठे हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी बैठे हो, वो गरिमा सत्ता और विपक्ष तो सर जमाना चला गया। शुक्ला जी से कभी असहमत नहीं होता, लेकिन अभी हो जाता हूँ। प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो क्या राहुल जी ने उनकी गरिमा रखी थी? सही बात है, क्या रखी थी? नहीं रखी थी। तो वहां पर एक निरंतरता है उनमें, थोड़ा माफी हो जाता है, कंटिन्यूटी। हाँ, कंटिन्यूटी। हाँ, अध्यादेश फाड़ दिया। हाँ, दूसरा मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि कई दफे मेरे कई मित्र लोग कहते हैं, जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि जी राहुल गांधी जी के पास की जो कोटरी है
मैं तो ये कहता हूं कि हम तो ये जानते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कौन डिसीजन लेता है, मेरे सहयोगी कौन होंगे, मेरे सलाहकार कौन होंगे, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। तो ये कह देना कि जी उनके सहयोगी ऐसा कर देते हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसमें कंफर्ट जोन में होते हैं। वो उसी प्रकार के लोगों के से घिरे होते हैं जो वो वही करते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं और जो उनको सूट करता है, जो उनको कंड्यूसिव लगता है। और इसीलिए स्थिति ये है, स्थिति इसलिए ये आज हो गई है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए नहीं होगी कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई दिक्कत है या कांग्रेस पार्टी की कोश रचना में। दिक्कत ये है कि नेतृत्व कौन कर रहा है, और उस नेतृत्व से जो नीचे कांग्रेस का रैंक एंड फाइल है, वो उसके पास क्या उसका इमेज जा रहा है। मैंने एक बार कांग्रेस के एक प्रवक्ता मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा कि भैया ऐसा है, तुम लोग जाके संगठन पे काम क्यों नहीं करते हो? संगठन पे काम करो। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ ही पढ़ाते हैं, लेकिन संगठन पे काम नहीं है, लोगों तक बात पहुंचे। ये वो सोच तो रहे फिर कि कांग्रेस की हवा- बड़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हवा में फायर करने से, और जहां तक शुक्ला जी ने कहा ना काजल लेके घूम रहे हैं, ये काजल है इनके पास। दरअसल ये प्रधानमंत्री पर काजल लगा भी देते हैं, उसे नजर दूर हो जाता है, उसे उनका प्रधानमंत्री पर जो नजर लगाने की कोशिश करती है, ये नजर बट्टू बन सर जाता है। है क्या बताओ, देखिए सारा हर विपक्ष एजिटेशनल होता है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कांग्रेस भी ये कोशिश करती है, तो कोई खराबी नहीं है। आप हर मुद्दे में कोई कमी निकालो, आपका काम है, करो। राहुल गांधी का प्रॉब्लम ये है, किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बार एक कॉलम में लिखा भी था कि अगर मुद्दा बहुत बड़ा और गंभीर भी हो, राहुल उसको जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसकी गंभीरता कम हो जाती है। एक बार संसद में आंख मारा था ना उन्होंने गंभीर मुद्दे पे। बहुत सारे ऐसे राहुल गांधी का आचरण ऐसा, जैसे ये गद्दार कह देना, या जो जैसे वो कल पार्लियामेंट में कर रहे थे, ये एमेचरिश बॉयिश लगता है। ये कोई एनएसयूआई का नेता करे तो समझ में आता है। आप एनएसयूआई के लीडर नहीं हो, आप कांग्रेस पार्टी के लीडर हो। प्रॉब्लम वहां है। सोशल मीडिया के ट्रोलर की तरह अगर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो अगर बिहेव करे तो अपने आप में विचित्र बात होती है। आज सौरभ एक आर्मी के व्यक्ति बता रहे थे कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह हुआ करते थे 1967 में नाथुला में। उनके जो सुपीरियर कमांडर थे या पॉलिटिकल हियरार्की जो थी, टॉप लेवल से उनको आदेश दिया गया था कि चाइना के साथ इंगेज ना हो। उन्होंने उस आदेश की अवहेलना की और चाइना को जो सबक सिखाना था उस समय उन्होंने सिखाया उस ग्रुप को। लेजेंड है वो। दूसरा 1971 में उस समय भी पॉलिटिकल हियरार्की जो थी, उन्होंने परमिशन नहीं दिया था कि आप मेघना रिवर क्रॉस करें, लेकिन उनको लगा कि ये ज़रूरी है हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से, उन्होंने क्रॉस किया, जिसका फ़ायदा बाद में आपको मिला कि बांग्लादेश को आपने अलग कर दिया और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी थी अपने कैरियर के तौर पे। तो एक तरफ ऐसे उदाहरण है, दूसरी तरफ ये आर्मी चीफ हैं जिनको इस बात पे खराब लग गया कि उनको कहा गया कि जो भी आपको उचित लगे करें, और जो समय लगने का वक्त है, ऐसा तो नहीं होना है कि आपको पिज्ज़ा ऑर्डर करना है वहाँ पे। जैसे अगर आपका कमांड आया तो फिर यहाँ पर सौरभ पूरे डिज़ाइन को देखें तो आपको सीसीएस के लोगों से बात करनी होती है, फिर चाइना में आप अपने एम्बेसडर को बताएंगे, फिर चाइनीज काउंटर पार्ट से पूछेंगे क्या ये आपका डिज़ाइन है या गलती से किसी एक व्यक्ति ने कर दिया। और वो किया ही क्या होगा, तभी उनके जनरल का फोन तभी आया। रुका भी। मान लीजिए किसी एक ने गलती से अगर कर दिया हो तो उसको आप इस रूप में वॉर के तौर पर एस्केलेट नहीं कर सकते। क्या जनरल नरवणे से कुछ नाराजगी भी है? जैसे जनरल नरवणे के हिसाब से देखें तो मैं उनके ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मुझे पता भी नहीं कि उनकी अपनी क्या इच्छा है, लेकिन एक जनरल टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि पोस्ट रिटायरमेंट को लेकर सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो समझा जा सकता है कि क्या पता, अदरवाइज इस तरह की चीजें कौन आर्मी चीफ लिखता है? नहीं, मैं सीरियस मतलब सीधे पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट में नाराजगी है क्या उनको लेके? गवर्नमेंट में नाराजगी इस तरह की चीज लिखने के बाद कैसे अच्छा लगेगा? अगर इस तरह की चीज अगर आप लिख रहे हो आर्मी की तो परमिशन अभी तक वो भी नहीं मिला, गो हेड भी नहीं मिला। हाँ, मतलब इस तरह की चीजें आर्मी के बारे में कौन लिखता है? खैर एनीवे, वो एक एंटायरली अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है पार्लियामेंट में, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, और अभी तो कल बहुत तमाशा होगा। अभी जब प्रधानमंत्री आएंगे सदन के अंदर बोलने के लिए, तब देखिएगा क्या हालत होती है पार्लियामेंट के अंदर। हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। बहुत शुक्रिया राकेश जी, प्रोफेसर साहब आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।